हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेड्स ऑफ कश्मीर और शो है शो विद डॉक्टर इम्तियाज ऋषि। आज के शो में जिन मेहमान शख्सियत को हमने यहां दावत दी है उनका ताल्लुक रेडियो से है। रेडियो में अपनी दुनिया देखते हैं और हमेशा पर्दे के पीछे एक शख्स आपको एंटरटेन करते आए हैं। जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखा और जिंदगी की कहानियों को लिखते गए और उन कहानियों को आप तक पहुंचाते गए। एक ऐसा नाम जो हमारे लिए गुरु का काम करते हैं। हमारी भी जिंदगी को संवारने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और इस शख्स के बारे में या इस शख्सियत के बारे में जब हम बयान करने पे आए तो बहुत सारी कहानियां हैं। चाहे हम मुंबई की बात करें, बॉलीवुड नगरी की बात करें, जम्मू की बात करें, बैंगलोर की बात करें, हर जगह पर अपना लोहा मनवाया है, अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। लेकिन इनकी सबसे अहम प्रेफरेंस जिंदगी की ये रही है कि ये लोगों को हंसाते रहें, एंटरटेन करते रहें। पर्दे के पीछे ये कौन से शख्स हैं जो आप सुनते आए हैं काफी दहाइयों से? कौन है ये शख्स? इनके बारे में जानने से पहले कुछ विजुअल्स देखते हैं। विजुअल्स तो आपने देखे, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप माय मेंटर एंड योर एंटरटेनर एज वेल एज द रेडियो पर्सनैलिटी ऑफ कश्मीर जनाब शकील बख्शी। सर बढ़िया सर, आप ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज कुछ गलती भी हो जाए, मेरी जो यहाँ डायरेक्शन टीम है, क्योंकि मेरे मेंटर खड़े हैं, पता नहीं कैसे मैं रिएक्ट करूँ और क्या बताऊँ। सर वेलकम टू आवर शो शेड्स ऑफ कश्मीर। इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर। थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है। हमारी छोटी सी कोशिश, आपका इतना सारा एक्सपीरियंस, चाहे रेडियो की बात करें, इवन बॉलीवुड के मैक्सिमम स्टार्स के साथ आपने काम किया है, शोज किए हैं। हमारी ये छोटी सी कोशिश कश्मीर के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो इम्तियाज, सबसे पहली चीज़ यही है कि ज़िंदगी में जब मैं तुमसे पहले बात करता था तो यही कहता था जी कि नौजवान यूथ्स जी बहुत टैलेंट है जी। अगर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो डेफिनेटली एक्सेल करेंगे जी। और प्लेटफॉर्म देने का जो काम आपने किया है जी, दैट्स हैट्स ऑफ टू इट। आपने एक नायाब काम किया और मैं इतना यंग जनरेशन देख रहा हूँ, मतलब हर फील्ड के हिसाब से, चाहे वो वीडियोग्राफी के हिसाब से हो, चाहे वो सेट्स के हिसाब से हो, मतलब आज की देर में आम लोगों को, यूथ को ये पता चलता है कि खाली पर्दे पे आके बनने से कुछ नहीं होता कि पर्दे के पीछे की टीम जब तक साथ ना होगी तब तक पर्दे पे फिल्म स्टार के हीरो का कोई भी होगा, कोई रोल नहीं बनता जी। आप शेड्स ऑफ कश्मीर टीम के लिए शकील बख्शी साहब की तरफ से सबसे पहला जो मैसेज आया है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बट सर, पर्दे के पीछे आप बहुत रहे हैं, क्यों ना शुरुआत यही से करें। वो जो ए हेलो फरमाइश का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं हमारे सारे दोस्त जो इस शो को देखने आए हैं या इस शो को देख रहे हैं चैनल पे, वो हेलो फरमाइश का कुछ किस्सा बता दें, वो कैसे इंट्रोडक्शन हुआ? दिन डिसाइड हो गया ये होगा और हम लोगों ने सेट को तैयार किया, अपना इक्विपमेंट सब तैयार किया, मेरी टीम थी, इरशाद था मेरे साथ टेक्नीशियन, हम सब ने मिलकर कर दिया जी। और अल्लाह का करना हुआ कि हमने अनाउंसमेंट शुरू की जी, और रिस्पांस वाज फैंटास्टिक, फैबुलस। और आज तक वो सारी कहानी एक बार बता दीजिए, हेलो फरमाइश। यकीन करोगे इम्तियाज कि जिस वक्त हेलो फरमाइश बोलना था जी, तो मेरे ख्याल से मैंने कम से कम नहीं तो 400-500 बार शायद रीटेक किया होगा, अपने साथ खुद रिकॉर्ड शुरू कैसे करूँ और ये लफ्ज कैसे बोलूँ जी। तो तब मैंने बोलना सीखा था, हेलो फरमाइश। वाह वाह, बहुत खूब। चलिए, फरमाइश हमारी ये है कि अब आप काउच पे बैठ जाएं, उसके बाद हमारी और बातें होंगी। प्लीज यहाँ पे बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। ये आपसे जानना चाहेंगे शकील साहब कि हर किसी आर्टिस्ट को, या चाहे वो रेडियो से ताल्लुक़ रखता हो या टीवी से ताल्लुक़ रखता हो, हर किसी के साथ या मैक्सिमम जो स्टारडम में है उनसे
जो मौका नहीं मिलता कि वो उनके साथ शोज़ करें, इंटरव्यूज़ लें या बाकी सारी चीज़ें करें। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शो कर चुके हैं, उनके साथ आपकी इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ये एक्सपीरियंस कैसा था और किन के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा? ये ऐसा रहा कि इट वॉज ए वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट एट वन टाइम। मैं बहुत यंग था, नया नया ज्वाइन किया था जी। तो एक आदत थी कि भी अपने आप को एक प्रेस्टीज समझता था कि मैं इन रेडियो जी। तो हम लोग का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि ऑलवेज सूटेड बूटेड रहना। ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव वेरी सूटेड बूटेड। तो हमारे डायरेक्टर होते थे, जो हमारे डायरेक्टर जनरल भी रिटायर हुए, फयाज साहब। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जी क्या नारायण जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो श्रीनगर आए हुए थे और नेहरू गेस्ट हाउस में वो ठहरे थे, तो वहीं पे जी फ्लैट में रिकॉर्ड किया गया जी। और इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जिस समय जो रिकॉर्डिंग होनी थी, रिकॉर्डिंग के लिए हमारे एक सीनियर प्रोड्यूसर थे, आई एम नॉट नेमिंग द पर्सन, समझो उनकी और हमारे डायरेक्टर साहब की आपस में कुछ अनबन हो गई कि क्वेश्चनियर पे बोल तो उठे वो चले गए। नाक वाले थे नहीं जी। तो सर आप घबराते क्यों, आप खुद कर लीजिए बेटर प्रोड्यूसर आप फयाज साहब, यू डू इट। अच्छा सर मैं छोटा करना था, मौका मिल गया कर लिया। एक दफा मनमोहन सिंह जी के साथ इंटरेक्शन हुई, जम्मू में था मैं जी। उस टाइम पे, उनका इंटरव्यू लेना का मौका मिला, मैंने उनका लिया। फिर उस पीरियड में हमारा एक बहुत बड़ा, क्योंकि उस वक्त प्रतिभा सिंह पाटिल हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, वो आई थी और उनके साइमल्टेनियसली 3 जगह पे फंक्शन थे जी। 3 जगह उनको कवर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल म्यूजियम कटरा को इनॉग्रेट करना था, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का कन्वोकेशन पे अटेंड करना था, और जो फर्स्ट लेडी थी उस टाइम मिसेस वोरा की भाई, उन्होंने मुझ पे चैलेंज रख दिया कि इनके लिए ना हम एक 7 कोर्स डिनर कर रहे हैं राजभवन में, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक चले। अच्छा। तो उसके लिए आर्टिस्ट आना। तो हमारे प्रोग्राम हेड थे रवि जी, और कहने लगे कि हो जाएगा। मैं चाहता था, नहीं सर मैम नहीं होगा जी। कहती क्यों नहीं होगा? मैं कहा मैम वो आर्टिस्ट हैं जी, दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी। एंड आई कांट अलाउ टेल एन आर्टिस्ट कि तू आके बैठ और पर्दे के पीछे से अपनी बांसुरी या सितार बजा या तबला बजा, ताकि आगे सुनने वालों को समझ भी ना आए कहाँ से आ रहा है और उनको म्यूजिक लगेगा जी, लेकिन टैलेंट वेस्ट है जी। तो कहती, मैंने कहा अगर वो करना है आपको हम बेहतरीन सीडी दे देते हैं, चला दीजिए जी। कहती फिर मैंने चाहिए तो शो होगा, जो आर्टिस्ट है वो पर्दे के सामने आएंगे करेगा जी। कहती है कि पहली बार देखा कि तो बंदा आर्टिस्ट के लिए इतना फिक्र पहली बार नहीं, हम सब आर्टिस्ट है जी, और आर्टिस्ट की अगर कदर नहीं करेगा जी, तो फिर दुनिया किसी की कदर नहीं करेगी जी। तो ये डिसाइड हुआ कि ठीक है। उस वक्त महमूद हुसैन साहब को भी हमने दावत दी थी, तो दिल्ली से हमारे बांसुरी वादक भी आए थे, सैमी मुसल हमारा तबला वादक जम्मू का था वो साथ था जी, और हमने 2 घंटे का ओपन एयर कंसर्ट राजभवन में किया था जी। तो उस वक्त जब कंसर्ट कंप्लीट हो रहा था तो प्रतिभा सिंह पाटिल आई, सबसे मुलाकात हुई, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं छोटा सा इंटरेक्शन आपके साथ करते जी। कहती अभी करेंगे जी। तो फौरन वहीं पे सेट लगा, ओपन में आउटडोर में, ठंड थी बहुत जबरदस्त जी, एक गैस की बुखारी रखी गई वहाँ पे, और मौका मिला और हमने रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्ड, क्योंकि हम तो सिर्फ मौके की तलाश में थे कि हमें कब मिला। अल्लाह का शुक्र है कि आपने जहाँ भी काम किया आपने अच्छा करने की कोशिश की, मौका भी मिला और उसके साथ साथ आपकी सराहना भी हुई। कुछ बैक टू बैक अवार्ड्स आपको आकाशवाणी के लिए मिले और टूरिज़्म प्रोग्राम्स के लिए भी आपको काफ़ी सराहना मिली। वो बैक टू बैक 3 अवार्ड्स आपको मिले आपके शो के लिए, वो क्या था? शो के लिए नहीं मिले थे। बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे मेरी पोस्टिंग जब हुई थी वो हुई थी कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में, तो हमारा मेन काम रहता था कि एडवर्टीजमेंट से अचीवमेंट करना, पैसा कमाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हेलो फरमाइश मेड अ मेजर रोल इन इट। उसकी स्पॉन्सरशिप विद को स्पॉन्सरशिप एंड को स्पॉन्सरशिप्स भी होती थी, तो हम संडेज करते थे, देन वी वर फोर्स्ड टू डू इट ऑन थर्सडेज आल्सो। तो हमने दिन में 2 टाइम हम 1-1 घंटे के शोज वो करते थे, तो ये सब पैसा कमाने का होता था, तो हमारे टारगेट्स होते थे। और उस वक्त में हालात कुछ ऐसे थे वादी के कि भी बिजनेस नहीं था, रेवेन्यू नहीं था, तो कारोबार नहीं था, तो कौन रेडियो पे एडवर्टाइज करेगा, कैसे करेगा।
तो ये चैलेंज मेरी तरफ फेंका गया। उस टाइम पे डॉक्टर रफीक मसूदी हमारे उसी वक्त आए थे शिलांग से पोस्ट होके, तो कहते हैं कि शकील टारगेट मिला हुआ है। मैंने कहा सर कितना मिला है? कहते बहुत कम है, हमारा टोटल रेवेन्यू इंटायर JNK में जितना भी हमारे स्टेशन थे शायद 6,83,000 उन्होंने लास्ट ईयर किया था। मैंने कहा सर कितना मिला है? कहता है इस बार हमारे को 12 लाख मिला है। मैंने कहा 12 लाख मिला है, ठीक है हो जाएगा। और उस साल हमने 96 में 28 लाख का रेवेन्यू कमा के दिया, और 97 में हमने उसे 54 लाख कर दिया, और 98 में 1,09,00,000 प्लस समथिंग आया रेवेन्यू। और तीनों साल में बेस्ट कमर्शियल स्टेशन जो होता है रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से भी, तो उसको कहते हैं तालिब अवार्ड है उसका, आकाशवाणी में वो हमें ऑनर हुआ। तो उस टाइम पे हमारे DG ने स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर थी, OP केजरीवाल हमारे डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने दी कि, और मेरे CRs में और सेलिंग रिमार्क लिखा गया कि इज अ गुड मार्केटिंग पर्सन। तो मैंने कहा ठीक है अपना काम है, हमें काम करना है, क्योंकि पैसों की बारिश भी हुई, पैसों की बारिश सरकार के लिए होती रहती है, वो आज भी हो रही है। आज भी हमारी टीम्स लगी रहती है काम करने में, रेवेन्यू कमाने में। अब तो टारगेट 4-4, 5-5 करोड़ हो गया हुआ है। बट है सर, आज देखा जाए तो रेडियो का एक बार फिर जो उड़ान कहें या जो वो अभी लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ के नौजवानों की बात करें या ओवरऑल चाहे जहाँ से भी रेडियो से शोज़ आ रहे हैं, अब उन्हें और ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है। म्यूज़िक तो या एंटरटेनमेंट तो अब हर कोई पसंद कर रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे जो हमारा यहाँ का FM स्टेशन है उसका भी जो पहले यहाँ आना FM 2 या 3 वो आपने ही शुरू किया यहाँ? ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे एक यूथ सर्विस चलती थी जिसको हम युवानी कहते थे। मैं भी उसी का प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत अपने कैरियर की उसी से की, युवानी एज एन आर्टिस्ट, और बड़ा शौक रहता था युवानी में आने का। लेकिन ये 2012-13 में शायद इसकी इनॉग्रेशन हुई कि इनको यहाँ पे एक FM का चैनल मिला। तो ये एक सप्लीमेंट्री चैनल मिला हमारे मेन चैनल के साथ, प्राइमरी चैनल जिसको हम उस जमाने में रेडियो कश्मीर कहते थे, आज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कहते हैं। तो वही प्रोग्राम्स उस पर भी चलते रहते थे। तो 2015 में एक डिसीजन लिया तब हिमायू ने, हिमायू कैसर साहब ने, हमारे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि शकील इस पे हम लोकल विंडो खोल देते हैं, FM स्टाइल में कुछ करेंगे, तो क्या करोगे? तुम्हें दे रहा हूँ। तो मैंने कहा सर फिर एक काम करते, शाम को एक लाइव शो कर लेते हैं 3 घंटे का। कहते कौन करेगा? मैंने कहा सर लड़के लगेंगे, बड़े अच्छे लड़के हैं, उनकी आवाज़ है, ठीक है। कहते लेकिन समझ कैसे आएगा? मैंने कहा पहले तुम करो। तो 1 हफ्ते तक तो मुझे अकेले को करना पड़ा, डेली का शो। तो फिर IQ बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए अपना वर्क करना पड़ता है, बोलने का मटीरियल भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में सबसे बड़ा एथिक रहा है कि यू शुड, ब्रॉडकास्टिंग का सबसे मेन एथिक्स है जो मैं तुम्हें पहले कई बार कह चुका हूँ कि ब्रॉडकास्टर को ही शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ दैट समथिंग, कि हर शोबे के बारे में से कुछ कुछ मालूम होना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ कुछ मालूम होना चाहिए वो पुख्ता होना चाहिए, एब्सोल्युटली ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए। कि ब्रॉडकास्टिंग का एक सबसे बड़ा असूल है, वेयर देयर इज डाउट कट इट आउट। अगर आपको ये बात पे शक लगता है और आपका कंफर्टेबल नहीं है तो उसको रहने दीजिए, इससे मत बोलिए। तो इसी तरीके से हमने शुरू किया। तब एक लड़का था, आज भी है, रफी राजा करके, बड़ी खूबसूरत वॉइस थी, FM स्टाइल प्रेजेंटेशन था उसका। मैंने कहा रफी करेगा? कहता सर मैं करूंगा, मैं आ जाऊं। दिस वे वी स्टार्टेड। और आज भी हर एक इस FM को सुनता है और पसंद भी करता है। क्यों ना FM की स्टाइल में कुछ आप बता दें, हमारे जो लोग हैं आज जो पर्दे के पीछे एंटरटेन करते हैं, पर्दे के सामने आए हैं, कुछ बता दें। देखिए इम्तियाज, मेरी आवाज तो जो है वो बूढ़ी हो चुकी है और बूढ़ी आवाज से मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ आज भी लोग सराहते हैं। मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम सुनने वालों को कि दे आर रियली वेरी कीन लिसनर्स, बहुत बारीकी से सुनते हैं, इवन मेरी गलतियों तक मुझ तक पहुंचाते हैं। हमारे प्रेजेंटर्स की भी होती है, और हमारी प्रेजेंटर्स एक फैमिली है, तो हम फैमिली में हमेशा ये डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन स्टाइल ठीक किया जाएगा, कैसे लोगों तक अपने दिल की बात पहुंचाई जाएगी। बेसिकली जो सबसे पहली चीज की थी कि मैंने टैगलाइन शुरू की थी, तो मैंने कहा था ना कि आप लोगों ने ट्यून किया है FM 103.5,
आपके दिलों की धड़कन है। जैसे मैंने भी काम जी बिल्कुल, आपने भी काम किया था, नहीं किया है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब भी मौका मिलेगा आप जरूर आएंगे। और इसी स्टाइल में जब हम शो स्टार्ट करना था तो उस वक्त होता था मॉर्निंग का शो है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आपका दोस्त शकील एक बार फिर आप लोग के साथ जुड़ गया है आपका मनपसंद प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग FM। आपने ट्यून किया हुआ है ऑल इंडिया रेडियो का श्रीनगर स्टेशन FM 103.5 पे, जो यकीन है आपके दिलों की धड़कन। सर, पर्दे के पीछे इतना रहना एक आर्टिस्ट के लिए, और उसके बाद कुछ भी हो उसके साथ ज़िंदगी में बहुत उतार आता है, चढ़ाव आता है, अप्स हैं, डाउन्स हैं, लेकिन पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने आकर इस एंटरटेनर को या आर्टिस्ट को या अनाउंसर को वही बनना पड़ता है जो लोग इसे जिस तरीके से लोग इसे लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कभी ऐसा कोई वाकया कि बहुत परेशानी है या बहुत कुछ है, लेकिन आपको वही एंटरटेन करना है, वही बोलना है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानियां है कि जिंदगी में हमेशा परेशानियां तो इंसान को घेरे रहती है, चाहे वो घर की तरफ से हो, ऑफिस की तरफ से हो। जिंदगी में कहीं ना कहीं से कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, कभी मेंटल क्राइसिस होते हैं, कभी घर पे कोई तासीत हो जाती है, कोई अदालत हो जाती है, खुद की सेहत से प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दफ़ा आई मेट विद एन एक्सीडेंट और मेरा काफ़ी हद तक डैमेज हुआ था, मेरा हिप जॉइंट टूट गया था समथिंग लाइक दैट, और इवन मेरी गर्दन में भी, स्पाइरल में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो 2 महीने तक मैं बेड पे था। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो इट वॉज पेनिंग वेरी हार्ड, लेकिन मैं आ गया। और मैं आया तो मुझे अचानक हुक्म हुआ कि भाई वो प्रोग्राम जो है वो तुम्हारा पेंडिंग पड़ा हुआ, तुम कंप्लीट करो उसको जाके, और वो प्रेजेंट भी करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर। वो मैं कैसे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के अपने स्टूडियोज़ तक गया वो मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ बैठा हूँ, चाहे दर्द कितनी भी है, लेकिन दर्द ज़बान पे नहीं आनी है, ताकि मेरे सुनने वाले को कभी ना लगे कि शकील दर्द में है। यही हमने सीखा है सर से कि आप जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं ना, मुस्कुराते हुए मिलें। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं हमारे शकील सर, और ज़िंदगी में जो भी देखते हैं उसे किसी के सामने बयान नहीं करते। यही सोच के चलते हैं कि अगर मैं अपनी परेशानी किसी और को बताऊं, शायद वो परेशान हो जाए। इसी तरीके से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो रेडियो पे, टीवी पे अपनी परेशानियां भूल के आपके सामने आते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। इन्हें हमेशा इनका हौसला बढ़ाएं, इन्हें प्यार दें और इन्हें सुनते रहें, इन्हें देखते रहें और बहुत ज़्यादा प्यार दें। हमेशा तो हंसते रहते हुए आके आज ये आंखों में खून क्यों सवार है? तुझमें हिम्मत है तो चला गोली। भगवान की कसम सर, वो 5 खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। किधर? हम सब इस हाथ की 5 उंगलियां हैं। उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब यह हाथ मुट्ठी में बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरे? ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। अबे ओ उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती लड़की को क्या रहता है? आप उनसे बात कर। तुमने आज तक बताया नहीं तुम करते क्या हो? चोरी। फिर मजाक? बिल्कुल नहीं। क्या चुराते हो? दिल? बाजारों में बिकते तो दिल भी चुरा लेता। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। जीवन में जाने जाना। यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला
थोड़ा ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं बिलाल बोल रहा हूँ मेडिकल हॉस्पिटल से। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप कल आए थे यहाँ हॉस्पिटल, आपने यहाँ जो सैंपल दिए थे उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। क्या आप अभी आ सकते हैं? जी नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी शो कर रहा हूँ, शो को नहीं छोड़ सकता मैं अभी। सर लाइफ से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती सर, आपका आना जरूरी है। मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी शो कर रहा हूँ, लाइव जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं छोड़ सकता हूँ ना शो। सर थोड़ा सा अर्जेंट है, आपको आना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझते हो? मैंने बोला ना मैं नहीं आ सकता हूँ, सो नहीं आ सकता हूँ मैं। सर इतनी इमरजेंसी है क्योंकि हम आपकी रिपोर्ट्स ना आपको दिखाना चाहते हैं, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, इट्स आवर रिक्वेस्ट। अरे भाई आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं अभी शो कर रहा हूँ, आप हुआ क्या है मुझे? आप मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं हुआ क्या है मुझे? सर हम आपको हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स कुछ खास नहीं आई हैं। मैंने बोला ना मैं अभी शो कर रहा हूँ, मैं नहीं। सर हम आपको फोन पे नहीं बता सकते, लेकिन आपको आना पड़ेगा। मैं नहीं आ सकता, अभी हुआ क्या है मुझे? सर मुझे ये तो बताइए, हुआ क्या? सर ये इमरजेंसी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हुआ क्या है मुझे? सर मुझे ये तो बताइए, हुआ क्या है? सर आप जहां भी खड़े हैं ना, हम अपनी गाड़ी भेज रहे हैं, बस आप हॉस्पिटलाइज होने के लिए तैयार हो जाएं। देयर इज अ प्रॉब्लम। शो कर रहा हूँ ना, मैं नहीं आ सकता। हुआ क्या है मुझे? सर मुझे ये तो सर आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर मैं बिलाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सर आप सॉरी, हमने आपको ये बता दिया, बट आप ऑपरेट नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? मैं अपनी सांस तक लड़ूंगा, जब तक मेरे अंदर जान में तब तक लड़ूंगा। मैं तब तक हंसाता रहूंगा। मैं शो को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो क्या हुआ? जब तक मेरे अंदर जान है मैं तब तक काम करता रहूंगा, लोगों को हंसाता रहूंगा। बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। ओके आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी बैठिए। सुन रहे हैं एफएम हो, मैं हूं आपका होस्ट नहीं याकिब राजा। चले प्यारा सा नगमा सुनते हैं। सर उठा के फकर के साथ, you did an excellent job. It was a fantastic performance. Proud of you. चलो thank you so much. Thank you so much. ये हमारे आकिब राजा हैं और हर शो में इनका एक रोल रहता है, और आज ये आपके इतने बड़े फ़ैन हैं, आपको सुनते हैं, आपके बारे में सुना भी है, तो इनका ट्रिब्यूट आपके लिए था। अरे मैं क्या कहूँगा आकिब का, कि अगर शायद देख रहे होंगे मेरे कैमरे में भी कि शायद मेरी आंखें भी नम हो गई थी। इट वॉज ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, हार्ट टचिंग। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मेरी आंसू बड़े आसानी से बह जाते हैं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ और सबसे प्यार भी करने की कोशिश करता हूँ, और एक दिल का रिश्ता बन जाता है। आज आपके यहाँ आया हूँ तो एवरी सिंगल पर्सन के साथ एक दिल का रिश्ता बन गया हुआ है कि
अब हर एक की तकलीफ मेरी तकलीफ है और मेरी खुशी सबकी खुशी। सबकी खुशी है। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा ह्यूमर की तरफ आते हैं। कभी हेलो फरमाइश में ऐसा हुआ कि कोई बंदा है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लिसनर है कि मुझे गाना सुनना है, और वो बार बार बता रहा है मुझे किसी सिंगर की आवाज़ में नहीं आपकी आवाज़ में सुनना है, या कुछ ऐसा एपिसोड हुआ? ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा जब हम लोग हेलो फरमाइश कर रहे थे तो एक लड़की ने फ़ोन किया और कहती कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने कहा भाई देखो मैं कोई फिल्म स्टार तो हूँ नहीं, कोई एक्टर नहीं हूँ, ना तो आपने मेरी चेहरा देखा है ना कुछ है, नहीं सर मैं आपकी आवाज़ की फ़ैन हूँ। मैंने कहा ज़रा नवाजिए, आपकी आवाज़ की मेरी फ़ैन है, तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी आवाज़ में गाना सुनूं। मैंने कहा ये गुनाह कबीरा मत कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही बेसुरा गाता हूँ, बेशक मेरी आवाज़ कैसी आपको लगती है मुझे मालूम नहीं, मेरे कानों को मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। कहती नहीं आप जरूर गाइए सर। अरे इसरार पे रहेगी, तो मैंने कहा ठीक है आप बताइए कौन सा गाना है, तो मैं एक बोल देता हूँ, कुछ बोल देता हूँ। तो कहने लगी कि नहीं वो गाना है हम तुम्हें चाहते हैं इतना, वो गुनगुनाना था। तो मेरे को जब गुनगुनाने को बोला गया तो मेरे पसीने छूट गए क्योंकि मैं कभी गाता नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं गाता हूँ। तो उस वक्त वजी मेरे सामने था, तो वजी कहता है यार वजी तेरी आवाज़ अच्छी है, तू गा ले। कहता नहीं आपके लिए सर फोन मैसेज है तो आप ही के लिए गुजारिश है, तो आप गाइए। मैंने कहा अच्छा मैं गाता हूँ। पहले बड़ा गला साफ करना पड़ा करके, तो मैंने सिर्फ इतना कहा हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। आगे रेडियो पे गाना जो चल रहा है वो सुना आगे वो सुना दे। घर में कभी ऐसा माहौल हुआ कि आप के जो भी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उनने बता दिया पापा आज आप रेडियो की तरह ही घर में बात करें, हमें भी गाने सुना दें, ऐसा कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ घर पे ये रहा कि मुझे ऑफिस में कहते हैं कि सर आप बड़े सीरियस रहते हैं। मैंने कहा मैं कभी सीरियस रहता नहीं हूँ, लेकिन है तो बच्चे भी मुझे कहते हैं कि अब्बा आप बड़े सीरियस रहते हैं, तो मैं नहीं। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब भी हम कभी ड्राइव पे जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो घर, तो मैं कहीं ना कहीं से कोई कॉमिक वैल्यू निकाल लेता हूँ। गाड़ी चला रहा होता कम वक्त गाड़ी चलानी नहीं आती, अरे ज़्यादा दो थप्पड़ मारूंगा तेरे को ठीक कर दूंगा, उसको नहीं कह रहा हूँ। बच्चे एंटरटेन हो जाते हैं बच्चे। तो बस बेसिकली सारी जिंदगी यही रहा है कि किस तरीके से लोगों को एंटरटेन करता रहूं, और एंटरटेन करने के तरीके में बस ये चीज सोचता रहता हूँ कि कहाँ से कोई चीज आ जाए। आज जैसे कि मैं आपके यहाँ आ रहा था तो एक सानिया हुआ, उस सानिया ने मेरे दिल छू लिया, लेकिन मैंने उसमें एक कहानी बना ली। वो ऐसा था कि हम आ रहे थे, मैं और मेरी बेटी जब यहाँ की तरफ आ रहे थे तो गाड़ी में, तो वजीरबाग के बांध पे, फ्लड चैनल के पास के बांध पे एक कमबख्त कहूंगा उसको गाड़ी वाले को कि वो इतने मतलब जोश होश के खो के गाड़ी चला रहा था कि एक बुजुर्ग सरदार साइकिल पे जा रहे थे, उसने देखा नहीं और उनको टक्कर मार के चला गया। तो सब रुक गए, हम भी रुक गए। वहाँ एक इनोवा वाला रुका, एक मौलाना साहब थे, वहाँ आए, उसको उठाया, तीमारदारी करे, अल्लाह का करम था कि उनके हाथ पे थोड़ी खरोच आई, बच गए। तो यहाँ ये समझ आया कि यार खून कितना सफेद हो गया कि एक बुजुर्ग है, चाहे बुजुर्ग हो बच्चा हो, अगर आपसे गलती से लग गई है उसको, तो आप 2 मिनट रुकिए, उसका कम से कम देखे कि भाई खुदा ने उसको भी हक दिया जीने का, आपको ही नहीं दिया है। आप ऐसे नहीं बन सकते कि आप अपने अपने आपको कोई बड़ा 30 मार का समझ ले। हर इंसान की कदर कर। तो इसी में फिर एक कहानी भी है। और उस शख्स को मैं बताना चाहूँगा, जो वो शख्स हैं जो आने वाले हैं, उनकी कहानी तो आप ज़रूर रेडियो पे सुनाएंगे, और उस शख्स को ना बड़ा तैयार रहना पड़ेगा कि उसने क्या किया, और सच में उसे शर्मिंदा भी होना चाहिए। ऐसा कभी इंसिडेंट होता है तो कोशिश करें आप कि आप उसकी माफ़ी भी मांग लें। सर आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत सारी कहानियाँ जो रह गई, आपकी ज़िंदगी के और भी पहलू है जिन पे बात नहीं हो पाई। इंशाल्लाह अगले शो में कोशिश करेंगे कि आपसे और बातें करें, आपसे और कुछ सीखने को मिलेगा, तो उस शो में आपका और दावत देंगे, तकलीफ देंगे, आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ शेड्स ऑफ कश्मीर में तशरीफ नहीं, ऐसा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि शेड्स ऑफ कश्मीर को छोड़ के मैं हमेशा से इंस्पायर्ड हूँ कि मैं यूथ के साथ रहूं और उनको आगे बढ़ाता रहूं। इट वॉज एन एक्सट्रीम प्लेजर फॉर मी कि मैं यहाँ आ सका। आपको जब भी दिल करे
मेरी जो भी सेवा चाहिए आपको, जो भी खिदमत चाहिए, एज ए वर्कर, जी, आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।